इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है और आज का जो हमारा सेशन है वो है 1148वां यानी कि 1148 सेशन है। आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर मानसी मिश्रा। डॉक्टर मानसी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आईएफपीएच फोरम पे। डॉक्टर मानसी इज बीएचएमएस एंड एमडी होम्योपैथी और उन्होंने आईएपीजीईटी की जो पोस्ट ग्रेजुएट की है उसमें भी काफी अच्छे फोर्थ रैंक पे उन्होंने पोजीशन हेल्ड करी थी। उसके बाद उन्होंने जूनियर रेजिडेंट के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में भी काम किया है। वाईपीएसएम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर में एनाटॉमी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। आयुष से जुड़ी कई जर्नल्स में उन्होंने अपने केसेस प्रेजेंट किए हैं। कम्युनिटी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स के भी वे हिस्सा रही हैं। तो डॉक्टर मानसी का जो आज का टॉपिक है, इंटरवेंशन लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ सोरियासिस, सोरियासिस के ऊपर एक केस प्रेजेंटेशन और एविडेंस बेस्ड अप्रोच के साथ वो होम्योपैथी का रोल आज बताएंगी। तो डॉक्टर मानसी यू वेलकम और आप स्टार्ट कर सकते हैं सेशन। थैंक यू डॉक्टर नेहा, थैंक यू सो मच, आपने इतना वंडरफुल इंट्रो दिया मुझे। सो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे टॉपिक पे फोकस करते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग एनीथिंग एल्स। हम सबसे पहले होम्योपैथी को डेडिकेट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है, ओके, होपफुली सबको इस समय मेरा स्क्रीन विजिबल है। डॉक्टर अभी विजिबल नहीं या बेटर ना, विजिबल है ना अभी? यस। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है एन एविडेंस बेस्ड अप्रोच टू एग्जामिन द यूजफुलनेस ऑफ होम्योपैथिक इंटरवेंशन इन द लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ सोराइसिस। सो फॉर द ब्रीफ मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमारा जो कंसर्न टॉपिक है विच इज सोराइसिस। अब हम इस पे फोकस क्या कर रहे हैं, होम्योपैथिक इंटरवेंशन जो कि हम यूजुअली सबको एडवाइस करते हैं, बट इसका जो हाईलाइटेड पार्ट है इट इज द थेरेप्यूटिक अप्रोच। हम जो अपकमिंग जनरेशन जो आ रही है या जो हमारे पास शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन के लिए लोग आ रहे हैं, एआई जनरेशन के लिए लोग आ रहे हैं, तो इनका बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे लिए कि मैम हम ऐसा कौन सा शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या हमारे पास पेशेंट आया तो क्या हम इसे इमीडिएट एक मेडिसिन सिलेक्शन पे फोकस कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये उनके लिए इंसाइट देगा, तो इट विल बी ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। तो हमारे इस प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है इट इंक्लूड्स ये मैं बता देती हूँ। सोराइसिस इसका एक जनरल ओवरव्यू मिलेगा। इस केस में केस स्टडी मिलेगी। यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे व्हाट इज द क्लिनिकल इम्प्लीकेशन एंड व्हाट आर द कंक्लूजन, व्हाट आई गेट एज अ रिजल्ट एंड व्हाट आई रेकमेंड फॉर द फर्दर फ्यूचर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोराइसिस क्या है? सोराइसिस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून मीडिएट डिजीज है जिसमें स्किन जो है वो प्राइम सेंटर सीट ऑफ एक्शन है। अब इसमें प्रेवलेंस ऑफ क्या है सोराइसिस का, अगर हम वर्ल्ड वाइड में देखें या स्पेसिफिकली यूएस में देखें या इंडिया में देखें, तो हम डर्मैट केसेस को जब हम एनालाइज करते हैं, उनकी एपिडेमियोलॉजी लेते हैं, तो वो कुल मिला करके 30% का रेशो आता है। उसमें 2 to 4% हमको सबसे ज्यादा प्रेवलेंस दिखता है विच इज सोराइसिस। नो डाउट, क्योंकि इम्यून मीडिएट है, होम्योपैथी का सबसे अच्छा एक्शन इस पे है। तो सोराइसिस इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद सोराइटिक आर्थराइटिस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। टेलर्ड मैनेजमेंट जो है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखाता है। इसमें क्या होता है, कोमोर्बिडिटीज एसोसिएशंस होते हैं विच इज कार्डियोवास्कुलर, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया टू कंसिडरेशन कहा जाता है। आज के रिसेंट एडवांस में सोराइसिस जो है वो इम्यूनोबायोलॉजी की वजह से हम इसको पता लगा सकते हैं कि इम्यूनोलॉजिकली टारगेट सेल स्मॉल मॉलिक्यूल थेरेपीज क्या है। इसमें अगर हम इस तरीके से फोकस करते हैं व्हाट इज द स्पेसिफिक थिंग इज स्मॉल मॉलिक्यूल थेरेपीज, तो इसमें हमें पेशेंट आउटकम बहुत अच्छा मिलता है। अगर हम देखें तो कौन से इंटरल्यूकिन्स इसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है, इज IL-17, 17 टाइप 17 टी हेल्पर सेल लीनिएज जो होता है वो भी अपीयर होता है। अभी क्रिटिकल टू इम्यूनोपैथोलॉजी ऑफ सोराइसिस।
अब why to choose for a patient, एक क्वेश्चन आता है, why to choose होम्योपैथी नॉट एलोपैथी? तो क्या है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है। सबसे पहला लॉन्ग टर्म डिजीज है, इसका रिलैप्सिंग टाइम ही 3 साल का है। इफ समबडी सेज कि मैंने सोराइसिस को क्योर किया है, ठीक किया है, तो वी हैव टू मेक अ फॉलो फॉर 3 years। whether it is me or anybody else, they have to maintain a follow up 3 years। तो ये सबसे पहले लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या डिसकंटिन्यूएशन कर देंगे तो वापस रिलैप्सिंग हो जाती है। टॉपिकल ट्रीटमेंट जो होते हैं वो फ्रीक्वेंट एप्लीकेशन या रिक्वायरमेंट होती है उनकी वजह से होता है। इसमें अप्लायंस, पेशेंट अप्लायंस इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सर्टेन टॉपिकल एजेंट, पर्टिकुलरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये एसोसिएट करता है लोकल एडवर्स इफेक्ट्स सच एज स्किन एट्रोफी, एंगेलेक्सिया, टेकिप्लेक्सिस। और सिस्टमिक थेरेपीज जो होती हैं वो रेगुलर क्लिनिकल और लैबोरेटरी मॉनिटरिंग के लिए यूज की जाती है, क्योंकि एक पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट आता है इसमें। हिपैटिक, रीनल, हेमेटोलॉजिकल और इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। सो देयर शुड बी सम लिमिटेशंस। पेशेंट को हम ठीक करने की जगह पे खराब ना करें, ये ज्यादा अच्छा है, जो कि होम्योपैथी का मेन सोर्स है। कि डॉक्टर हेनेमैन जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे इनिशियल में, तो उन्होंने एक चीज फोकस करी थी कि ब्लड लेटिंग के लिए हम लीचेस का यूज करते थे उस टाइम पे। तो वो प्रैक्टिस से इतने आहत थे कि मतलब उन्होंने इस चीज से इतना ज्यादा मतलब आहत थे वो, कि आप ब्लड लेटिंग कर रहे हैं और उसकी जगह पे आप पेशेंट को एनीमिक कर रहे हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे भी सेम हो रहा है, हम सोराइसिस को ठीक कर रहे हैं पर हिपैटिक, रीनल और फर्दर इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस को क्रिएट भी कर रहे हैं। सो वाई सोराइसिस इज इम्पोर्टेंट थिंग? तो यहाँ पे इसका एक ग्लोबल बर्डन है। हम एक स्टडी के थ्रू देखते हैं तो ये क्या होता है, 3 डिकेड से अगर हम देख रहे हैं तो डबल होती जा रही है डिजीज में, पेशेंट का जो आउटकम है वो डबल होता जा रहा है। तो रिसेंट सिस्टमिक एनालिसिस अगर हम देखें तो 2021 के डेटाबेस से तो 42.98 मिलियन प्रेवलेंट केसेस मिले थे। इसमें 5.10 मिलियन न्यू केसेस थे जो कि ग्लोबली डायग्नोस हुए, और इसमें 3.69 जो थे वो डिसेबिलिटी वाइल्डीएस के साथ कंटिन्यू कर रहे थे। अब अगर हम इसको इकोनॉमिकली देखें तो कुछ $148.85 बिलियन एनुअली हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स कम टू द पॉइंट why we are sitting here. So it is a review of clinical case. So I had a patient in my OPD, I mean male patient named, I cannot reveal because of the patient's security along with the age, who presented, वो मेरे क्लिनिक में आते हैं with the presentation of lesions over elbows, knees, scalp, lower back। वही लीजन रेडिएट कर रहे हैं हिप्स पे, सॉलिटरी लीजन था अम्बलाइकस के पास, उनको सीवियर इचिंग थी। द पेशेंट कैन नॉट स्टे ऑन अ सिंगल प्लेस, इतना ज्यादा परेशान रहता था। उसको कॉस्मेटिकली भी काफी सप्रेस फील हो रहा था। ही कैन नॉट वेयर हाफ शर्ट्स, हाफ टी शर्ट। उसका जो कंप्लेन था पेशेंट का, वो डैम्प वेदर में एग्रावेट कर जाता था जैसे ही बारिश का मौसम अप्रोच करता था। ही वॉज जस्ट लाइक कि परेशान हो जाता हूँ मैडम, इतना ज्यादा मेरे को इचिंग होता है, खुजा खुजा के ब्लीडिंग आ जाती है, स्केल्स बन जाते हैं, नेक्स्ट डे वापस हो जाता है। उसका ड्राइनेस था जो कि समर्स में ओके रिलीफ रहता था। ओके, ब्लीडिंग पॉइंट्स मिलते थे स्क्रैचिंग पे और पीरियोडिक एक्सर्बरेशन होता था। इट इज अ साइकिल, पेशेंट हमेशा एक साइकिल के साथ आता था। बारिश के समय पे दिक्कत बहुत ज्यादा है, सर्दी में ठीक थी, गर्मियों में आराम था। ये साइकिल उसकी पिछले 10 साल से चल रही थी। मेंटल स्ट्रेस था बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ उनका फैमिली जो था वो था, उनकी कोई पास हिस्ट्री नहीं थी। कोई भी बचपन में कोई हिस्ट्री नहीं थी, अभी कोई हिस्ट्री नहीं है डायबिटीज या हाइपरटेंशन की, बचपन में कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कोई हिस्ट्री थी नहीं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैक, कैसा प्लैक होता है, क्योंकि सोराइसिस इज अ डिजीज जिसमें प्लैक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो थिक इरिथमेटस प्लैक था, सिल्वर वाइट स्केल से कवर हो जाता था। लीशन जो थे एल्बो, नी, स्कैल्प, लोअर बैक, followed to the hip in umbilicus। Okay, history, family history, फादर को psoriasis था, मदर को rheumatoid arthritis था। ये प्रेजेंटेशन था ऑन फर्स्ट विजिट। पेशेंट इज हैविंग दिस काइंड ऑफ लीजन और ये कंटिन्यूसली एग्जाबरेट हो रहे थे। तो ये आप देख सकते हैं कि पेशेंट को एटलीस्ट 10 साल का ग्रोथ है। Okay. Now, personal history में appetite was increased, thirst was profuse, and perspiration was moderate. Disturbed sleep थी itching की वजह से, and बाकी everything you can see about bladder habits was normal, nothing found in urine, normal urine was not there. Okay. On mental, patient was ambitious, perfectionist, easily offended, but he does not has to express, उसका expression of anger was not really good।
वो नहीं एक्सप्रेस करता था। जैसे कहते हैं ना कि लिंगर ऑन करते जाना चीज़ों को। So there was a history of anxiety regarding professional performance because he was a businessman. He has to present in the meetings. उसके लिए वो external appearance was very very important. स्ट्रेस एग्रावेट करता था स्किन सिम्टम को। ओके, ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन एरिथमेटिस फ्लैक्स होते वो सिल्वरी स्केल से चिपक से वो होते थे, ऑस्पिट साइन पॉजिटिव था, बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट था वो 12% था। अब मियाज्म की बात करें, सोरा साइकोटिक मियाज्म में डायथिसिस वाज हाइड्रोजनॉइड। सो हमने सबसे पहले पेशेंट को एग्जामिन करा, एग्जामिनेशन में पैसी स्कोर कैलकुलेट करा, इट इज सोराइसिस एरिया एंड सिवियरिटी इंडेक्स। ये मोस्ट वाइजली क्लिनिकली असेसिंग टूल है जो एक्सटेंट ऑफ सोराइसिस और सिवियरिटी को दिखाता है। केस में पेशेंट का पैसी स्कोर वाज 14.2 जो इंडिकेट करता है मॉडरेट सोराइसिस के लिए। अब मैं बता देती हूँ कि हाउ आई कैलकुलेटेड। तो पैसी स्कोर में हम दो चीजें देखते हैं कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, दूसरा लीशन की सिवियरिटी क्या है। सिवियरिटी बेस्ड ऑन इरिथमा, इंड्यूरेशन एंड डिस्क्वेमेशन, मतलब स्केलिंग कितना रेड है, कितना थिक है और स्केलिंग कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है। अब बॉडी को 4 रीजन में हमने डिवाइड कर रखा है जो कि स्टैंडर्ड डिवीजन है, which is head, upper limb, trunk and lower limb. ओके, इसमें हर किसी को हमने एक स्पेसिफिक वेटेज दे रखा है। अब उसका कैलकुलेशन किया तो पैसी स्कोर मेरे पेशेंट का जो पैसी स्कोर था 14.2, बिटवीन विच इज कंसिडर अंडर एज द मॉडरेट सोराइसिस। ओके, now we'll walk over totality of symptoms. psoriasis में वो thick silver scaling थी, ब्लैक में वर्ष हो जाता था, ब्लीडिंग आफ्टर स्क्रैचिंग था, एग्रावेशन फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेस, थर्स्ट होती थी, कोल्ड वाटर की रिक्वायरमेंट थी, इमोशन सप्रेस थे, एंजाइटी थी। Okay, so based on the totality and the individualization according to Organon aphorism 153, the remedy was selected was natrum self 200. First, for the initial visit 200 C, the initial dose is advised. सिंगल डोज एडमिनिस्टर किया गया, प्लेसिबो प्रिस्क्राइब किया गया था, ऑब्जर्वेशन पीरियड। मैंने इस केस का फॉलो अप मेंटेन करा है फॉर अ ईयर फर्स्ट। नाउ पेशेंट इज नॉट हैविंग एनी कंप्लेन। लास्ट विजिट उसका जो था दिस ईयर लास्ट वीक का, which is having no specific complaint. So why I have selected natrum self and why my prescription is roaming around, मेरा क्यों prescription therapeutic basis पे गया है? So there's a vast difference. तो therapeutic prescription और single dose prescription में difference क्या है? सबसे पहले therapeutic prescription, ये overall prescribing strategy होती है, इसमें patient की totality, pathology, consultation सब कुछ involve होता है similarly जैसा हम सिंगल डोज प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं। बस उसमें क्या होता है कि सिंगल डोज जो होती है, रिपीटेशन और वेटिंग पीरियड ये उसमें डिफाइंड सेक्शन में आते हैं। अब नाउ सेकेंड, फोकस व्हाट रेमेडी इज चूजन और क्यों मैंने ये रेमेडी चूज करी, ये थेरेप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन का हेड बन। सिंगल डोज प्रिस्क्रिप्शन में मैंने उस रेमेडी को कितनी बार एक पेशेंट में दिया है ये फोकस करता है। सेकेंड, माई कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट, एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, मियाजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग, ये थोड़ा ज़्यादा अप्रोच करता है। इसमें हम यूजुअली या तो क्लासिकल हेनिमेनियन मेथड देते हैं, सिंगल डोज एंड वेट, या कैंट प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि 12 ऑब्जर्वेशन, वेटिंग एंड वॉच, हर एक स्मॉल चीज़ को भी ऑब्जर्व करना। हाँ, लास्ट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेमेडी रिपीट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मुझको केस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है उसके बेसिस पे मैं मेरा ट्रीटमेंट, मेरा कोर्स, मेरा प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर सकती हूँ। द फोर्थ पॉइंट इज द फिजिशियन वेट। इसमें हम वेट करते हैं जब तक कि डोज एग्जॉस्ट ना हो जाए, उसका कंसिडरेशन नहीं हो जाता, तब तक हम रिपीटेशन नहीं करते। लास्ट पॉइंट है कि हम रेमेडी सिलेक्शन और ट्रीटमेंट प्लान पे बहुत फोकस करते हैं थेरेप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन में, और सिंगल डोज प्रिस्क्रिप्शन में हमको डोजेज और रेपिटेशन करना होता है। So in the supporting evidence, why I have selected therapeutic basis only? तो aphorism 153 में डॉक्टर हेनरी ने हमको ये बोला है कि in the search of homeopathic specific remedy, that is to say, in this comparison of collective symptoms of the natural disease with the symptom list of available medicine, in order to find among these an artificial morphic agent corresponding by similarity to the disease to be cured, the more striking, singular, uncommon, peculiar characteristics and symptom of the case, these are chiefly and most solely kept in view. So as we can discuss, एक लॉ ऑफ नेचर है हमारे फॉरिजम्स में, हमारी गाइडलाइंस में, विच सेज कि
आपको एक ऐसा मॉर्बिफिक एजेंट आपकी बॉडी में डिसीज पेशेंट की बॉडी में इनकॉर्पोरेट करना है, जो जाके इक्वलेंट लेवल पे उस पावर को क्रिएट करे जो डिजीज को सप्रेस कर दे, विच इज नथिंग। अगर हमें बहुत सिंपल ट्रेंडी लैंग्वेज में बोलूँ, जो मैं मेरे स्टूडेंट्स को यूजुअली बोलती हूँ, कि हर डिजीज की एक पैथोजेनेसिस है, हर मेडिसिन की एक पैथोजेनेसिस है, हर एलिमेंट, हर मेटल, हर नोड, हर सारकोड एक पैथोजेनेसिस के साथ डेवलप किया गया है। हमने यूं ही उठा के मेडिसिन का इतना बड़ा लॉट नहीं क्रिएट कर दिया है। सो अगर मैं किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन दे रही हूँ, तो मेरा सिलेक्शन ऑफ रेमेडी उतना ही पर्टिकुलर होना चाहिए, पैथोजेनिकली उतना ही इक्वलेंट होना चाहिए जैसे उस पेशेंट की बॉडी में डिजीज डेवलप हुआ है। सो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ थेरेप्यूटिक प्रिस्क्रिप्शन, तो मेरा जो सिलेक्शन ऑफ रेमेडी है उसमें उतना इक्वलेंट पावर होना चाहिए कि वो मेरे पेशेंट की बॉडी में जा करके उसके डिक्रीज वाइटल फोर्स की एनर्जी को सप्रेस्ड आउट कर ना करके उसको बूस्ट अप करे। Okay, so this is a miasmatic justification why I go for Natrum self. इसका सोरोसाइकोटिक मियास्मेटिक बैकग्राउंड है, इसमें क्रॉनिक रिलैप्सिंग सोराइसिस का है, इसमें एक्सेसिव एपिडर्मल प्रोलिफरेशन है, इसमें थिकन प्लाक्स भी है, हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन भी है, में पेशेंट के साथ रिकरेंट एक्साबरेशंस है, रिफ्लेक्ट करता है एक स्ट्रॉन्ग साइकोटिक कंपोनेंट। इसमें हम देखें कि सोरिक डिस्क्रेसिया जो है वो काफ़ी हद तक दिख रहा है। पेशेंट की जो टेंडेंसी है फंक्शनल डिस्टर्बेंस की, वो स्ट्रक्चरल पैथोलॉजी से ज़्यादा दिख रही है। इसमें मार्क बिचिंग है, हाइपर सेंसिटिविटी है, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस भी अवेलेबल है, बेसिकली बात की जाए पीरियोडिक एग्रावेशन भी है। इसका जो सोरिक एलिमेंट है वो सपोर्ट करता है नेट्रम सेल्फ को। नाउ जस्टिफिकेशन व्हाई माय डायथीसिस ऑफ नेट्रम सेल्फ इज suitable to my patient। पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन हाइड्रोजनॉइड था, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है डैम्प और ह्यूमिड एनवायरनमेंट की, इसमें क्लियर एग्रावेशन है क्यूटेनियस सिम्टम्स का ड्यूरिंग वेट वेदर, इंप्रूवमेंट वार्म और ड्राई कंडीशंस के लिए। ये मोडालिटी जो है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन है नेट्रम सेल्फ के लिए। The remedy was further supported by patients' constitutional tendencies और including chronic skin involvement। इसमें इमोशन सप्रेस भी है, एंजाइटी भी है, परफॉर्मेंस को लेकर के रिकरेंट इन्फ्लेमेशन मैनिफेस्टेशन भी है। तो जो टोटलिटी मिली थी वो नेट्रम सेल्फ की है। नाउ आई हैव मेंटेन अ फॉलो अप फॉर अ ईयर। फर्स्ट विजिट जब वो 1 महीने बाद आया, तो उसके बाद पेशेंट का चेंज हमारे साथ ऐसा था कि उसकी इचिंग अप्रॉक्सीमेटली 30% रिड्यूस हो गई थी। पेशेंट को स्लीप में कोई पैटर्न चेंजेस नहीं आए थे, कोई नया लीशन नहीं डेवलप हुआ था। सेकेंड, आफ्टर 3 मंथ्स मैंने जब पेशेंट को एग्जामिन किया था, स्केलिंग जो थी वो मार्कली रिड्यूस हो गई थी, प्लाक्स थिनर हो गए थे। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट विजिट और सेकेंड विजिट के जो डिफरेंसेस हैं, कि पेशेंट का स्किन का जो बॉर्डरिंग है, जिसको हम कहते हैं ये बॉर्डर्स, ये मर्ज होने लगे थे, यहाँ पे हमको न्यूअर स्किन दिखने लगी थी, ये प्लाक डेवलप होने लगे। जब 6 महीने बाद पेशेंट मेरे पास इस कंडीशन में आया था, इसमें कोई स्केलिंग नहीं थी, एक डेड स्किन थी, सिर्फ लोअर साइड इस जगह पे स्केल्स आ गए थे इस एरिया में। आफ्टर अ ईयर पेशेंट कंप्लीटली इस पैच को रिजॉल्व कर चुका था, एक सिर्फ ब्लैकनिंग रह गई थी। ब्लैकनिंग विल गो लेटर ऑन बिकॉज स्किन हील हुई है, हील होगी तो सिट्रैशेस बनते हैं। वो जो जिसको हम आम जनता की भाषा में कहते हैं कि खुरंट बन गया है, तो स्किन हील होने में टाइम ले रही है। तो सिर्फ इतना सा पार्ट हमारे पास ये एक सेक्शन रह गया था। ये जो घुटने का जो लीजन है, ये भी धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगा था, बट ये अब जाकर के रिजॉल्व हुआ है। सो हार्ट की कंडीशन में पेशेंट को सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसका जो क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजिकल जो अपीयरेंस है वो इनहेंस हो गया था। पेशेंट को किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं रही थी। एज वी कैन सी फर्स्ट में उनका जो लीजन था वो इस तरीके का था। आफ्टर 3 मंथ्स वो थोड़ा स्प्रेड आउट हुआ था, क्योंकि मेडिकेशन का कुछ एग्रावेशन पीरियड भी होता है। 6 महीने बाद उसका जो स्पेस इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली वो फैल रहा था वो रिड्यूस हो गया था। उसके बॉर्डर्स हम क्लियरली देख सकते हैं, स्केलिंग और ड्राइनेस अभी भी प्रेजेंट थी, बट एट दिस प्रेजेंट कंडीशन पेशेंट कंप्लीट रिजॉल्व हो चुका है, कोई खास ब्लैकनिंग नहीं है। एंड माइन्यूट छोटे छोटे से ड्रॉपलेट्स हैं, जैसा मैंने आपको बोला कि एटलीस्ट 3 साल तक मुझे कंटिन्यूस फॉलोअप मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कह सकती हूँ दैट आई हैव क्योर अ पेशेंट ऑफ सोराइसिस। राइट नाउ आई एम मैनेजिंग दैट पेशेंट। तो ये आप देख सकते हैं कंप्लीट रिजॉल्व। अब
पैसी स्कोर के हिसाब से हमने जो देखा था इनिशियली, तो इसमें हमने असेस किया पैसी स्कोर जो इनिशियल आया था 14.2 आया था। ये प्रोग्रेसिव रिडक्शन हो रहा था, इसमें रिदमा हो रहा था, स्केलिंग हो रहा था, प्लाक का थिकनेस था, बॉडी सरफेस इन्वॉल्वमेंट था, फॉलोअप मेंटेन करा हम लोगों ने, इसमें डिक्लाइन मिला हमें पैसी स्कोर में। अब हमने जो क्लासिफिकेशन मेंटेन करा है विच इज 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ, तो बेसलाइन वाज 14.2, 3 मंथ्स में 8.5 रह गया था, 6 में 4.6, लास्ट में 2.0। So we started from 14.2 to 2.0 with the reduction of 40%, 68% and 86%, which seems to be a very good result. अब क्यों मैंने नैट्रम सेल्फ को थ्रू आउट द फॉलोअप मेंटेन रखा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अगर मैं एज ए लिसनर होती या मैं एज ए स्टूडेंट या ऑब्जर्वर होती तो मैं किसी से भी पूछती। तो आई हैड सर्टेन रीजंस फॉर दैट, क्योंकि फॉलो पीरियड जो होता है वो परसिस्टेंट होता है रेमेडी कंकॉर्डेंस के लिए। अब मुझे मेरे क्लिनिकल रिस्पॉन्स में मेरी फेवरेबल ट्रेजेक्टरी मिल रही थी, मैं चाह रही थी कि मेरा पेशेंट जो है इसी ट्रेजिक पाथ पे कंटिन्यू मूव करे। सो आई एम गेटिंग दैट रिस्पॉन्स विद नैट्रम सेल्फ। सक्सेसिव एवेल्युएशन मिल रहे थे, मैंने उसका ग्रेजुअल इंटेंसिटी ऑफ रिडक्शन देखा है, अब मैं इम्प्रूवमेंट ऑफ पेशेंट दिख रहा था, कंप्लेंट्स जो थी वो जनरली मैनेज हो रही थी। इन द फेज ऑफ द ट्रीटमेंट पेशेंट जब कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्लॉरिफरेशन या इचिंग के साथ आया, तो आई सिंपली एडवाइज हिम अ बेसिक रूटीन कि आप थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन करिए, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल एप्लीकेशन कीजिए, एंड द प्रिस्क्रिप्शन वाज मेड एट दैट टाइम इज सिंपल प्लेसिबो, नथिंग मोर देन दैट। उसके बाद फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक जो मोडालिटी है वो प्रिस्क्रिप्शन को गाइड कर रही है दैट आई एम गोइंग इन अ करेक्ट डायरेक्शन। Justification of remedy was also in the favor of my prescription. The evidence to have evidence of sustained remedy suitability, ये जो था ये हमें पीस ऑफ रिकवरी के जो एक रिकवरी का पेस होता है उसकी तरफ गाइड कर रहा था। नाउ द फाइनल आउटकम, the following individualized treatment with Natrium Self, the patient demonstrated progressive clinical improvement with a follow-up period. So I observed changes including reduction in the arrhythmia, scaling pruritus, and extent of psoriatic plaques, accompanied by the improvement of overall well-being of the quality of life. कोई नए significant lesions नहीं report हुए उस observation period में, patient को कुछ ज़्यादा पेन कंप्लेन रेज नहीं हुआ। ट्रीटमेंट का जो आउटकम था वो पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ मी एंड पेशेंट था। फॉलो कंटिन्यूस मेंटेन किया गया है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए मुझे पेशेंट को आगे की चीज में देखना पड़ेगा। ओके, सो बिफोर गोइंग द फर्दर रिकमेंडेशन in the cases of psoriasis or any other cases like this, I would suggest कि हमको सबसे पहले देयर आर मल्टीपल रिसर्चेज आर गोइंग ऑन राइट नाउ, तो सबसे पहले हम रादर देन इस पे फोकस करें कि पेशेंट को हम क्या दें, व्हाट इज एक्स पर्सन इज गिविंग, वाई पर्सन इज गिविंग। हम इस एरा में जी रहे हैं तो बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चेज आजकल अवेलेबल हैं इन दिस concept of ultra dilation. So right now the world are moving towards the थिंग जहाँ पे चीज़ें लेस हार्मफुल हो, चीज़ों के ऊपर वर्क ऑन किया जा सके जो बॉडी के लिए हेल्दी हो। इन द एरा जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी फोकस करते हैं आयुष थेरेपीज के लिए, वो भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हमको कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बनाने से पहले एक कंटिन्यूअस स्टडी मेंटेन करनी चाहिए रिसेंट रिसर्चेस के। रिसेंट रिसर्चेस विल एडवाइज अस कि हम किस डायरेक्शन में इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। अब सपोज कि मैं रिसेंट रिसर्च पढ़ रही हूँ, उसमें वो कोई मतलब कोई भी पर्सन सोराइनम को कह रहा है कि मैंने एक्स नंबर ऑफ पेशेंट पे देखा और सोराइनम विल हेल्प मी इन दिस केस एंड ऑल दैट। तो दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डॉक्टर दैट आई हैव टू स्टडी सोराइनम इन हिज पॉइंट ऑफ व्यू कि उस रिसर्चर ने किस डायरेक्शन में सोराइनम को सेलेक्ट किया। फर्स्ट ऑफ द पॉइंट, सोराइनम कहाँ यूज की उसने, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ सोराइनम। सी राइट नाउ आज हम जिस जनरेशन में प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं या कोई भी हम दवाई दे रहे हैं या किसी भी चीज के लिए फोकस कर रहे हैं, तो द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन द बॉडी, ये बॉडी में जाके करेगी क्या। सपोज इफ आई एम गिविंग बैलेडोना टू एक्स पर्सन, तो माय क्वेश्चन टू माई सेल्फ शुड बी कि मैं अगर पेशेंट को बैलेडोना दे रही हूँ तो ये एक्स पर्सन की बॉडी में जाके करेगी क्या, वेदर वो उसको ठीक करेगी, वेदर उसको वो हील करेगी नहीं करेगी। तो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट है वो उसको हमको इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा। सी व्हेन डॉक्टर हैनेमैन डिस्कवर्ड आर पैथी,
उस समय पे जो एक्सप्लोरिंग चीजें थी वो इतनी डॉक्टर ज्यादा नहीं मानसी, या थी। डॉक्टर somebody, मानसी, या या मैम योर स्लाइड आपने रिमूव कर दिया है? हाँ मैंने अभी ओके रिमूव कर ओके दिया है, ओके अभी मैंने रिमूव कर ओके। दिया है। फर्दर रिकमेंडेशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन ऑफ ट्रीटमेंट सिलेक्शन की करते हैं। So can you continue, Dr. Neha? यस यस, यू Okay. कैन कंटिन्यू, यस। Okay. Okay. सो एज अ प्रैक्टिशनर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मुझे ये देखना चाहिए कि पेशेंट को अगर मैं कोई भी XYZ मेडिसिन दे रही हूँ, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ओवर अ सिंगल प्रिस्क्रिप्शन की हाँ ठीक है हमारे पास पैरासिटामोल बुखार आया पेशेंट को पैरासिटामोल दे दो वो चला जाएगा, उनको पता है 8 घंटे बाद रिजल्ट आ जाए। द पॉइंट इज कि हम बहुत डेंजरस पॉइजन को भी डील कर रहे हैं, हम एक इंडोलेंट चीज को विच इज ग्रास इसको भी डील कर रहे हैं। सो द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेडिसिन इन द बॉडी ऑफ अ पर्सन क्या रिजल्टेंट होना चाहिए, व्हाट इज द सेल्यूलर चेंजेस वी आर फेसिंग, तो उसमें करना चाहिए। सो व्हेन आई वाज स्टार्टिंग नेटरम सेल्फ आई हैव गॉन थ्रू दीज रिसर्चेस एज वेल। So there is a case of skin cancer where some patient was prescribed by a doctor or researcher with sorinum with a very lower value of 6C, which you used to avoid, and they advise it on a very frequent way. तो जो डायरेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट था वो क्या था, उनको ये देखना था कि सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस क्या है। So soranum acts over the interleukin factor. Belladonna act over the WC factor. So rather than focusing कि हम प्रिस्क्रिप्शन मेंटेन करें आंखें बंद करके, हमको फोकस करना चाहिए कि व्हाट आर द सेल्युलर चेंजेस वी आर एक्सपेक्टिंग इन द पेशेंट। अगर हम सिंगल डोज प्रैक्टिशनर है, जो यूजुअली बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम सिंगल डोज देते हैं वेट करते हैं, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि हमको पता होना चाहिए कि इस मेडिसिन का एग्जॉशन इतने दिनों बाद हो जाएगा, and we have to repeat after that, which is written by Dr. Henneman as well, which was observed by Dr. Kent as well. So what I am talking about in the language of Dr. Stuart Close कि आप जिस एरा में सरवाइव कर रहे हैं आपको उस तरीके का इन्वॉल्वमेंट, आपको इस तरीके का चेंज, उस तरीके का लैंग्वेज को अडेप्ट करना पड़ेगा। सो इन द केस ऑफ सोराइसिस और इधर इन द केस ऑफ स्किन कैंसर और द टीनिया वी हैव टू प्रिस्क्राइब द मेडिकेशन जो पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज को मैच करे rather than focusing anything else. Okay, so I'm starting the slide again. Okay, so the further recommendation. So the continued regular follow-up I have maintained at appropriate interval. The prescription includes 21 days first क्योंकि इतना easy, इतना change, इतना initial change आप expect नहीं कर सकते, बहुत chronic disease है, which I as a clinician I'm saying कि मुझे खुद को उसको 3 साल तक maintain करना पड़ेगा. So at the appropriate intervals, document sustainability important रहती है, हर patient का documentation, उनका proper examination is very very इम्पोर्टेंट। हमको अर्ली स्टेज को डिटेक्ट करना पड़ेगा, अर्ली साइन ऑफ रिलेप्सिस देखने पड़ेंगे। मैंने अननेसेसरी नैट्रम सेल का रिपीटेशन अवॉइड किया, जो मेरे इम्प्रूवमेंट को प्रोग्रेस किया गया है। सो पेशेंट के जो इवॉल्विंग सिम्टम थे वो दिखा रहे थे। सी इफ पेशेंट इज हैविंग एक्सेसिव इचिंग, टेम्परेचर फेवरेबल है, फिर भी उसको इचिंग आ रहा है, हमने मेडिसिन उसको लास्ट वीक ही दी है, फिर भी उसको इचिंग फोकस कर रहा है, तो दिस कैन बी माई मेडिसिनल एग्रावेशन एज वेल एज कैन बी द पेशेंट ह्यूमिड एरिया में काम करके आया, उसको मेंटेन नहीं करा, उसमें हाइजीन इस वजह से हो रहा है। तो every aspect of the patient has been examined at the same time. So detailed photographic clinical documentation of lesions भी हमने assess करा, change of time को भी हमने assess करा, हमने disease monitoring करी। ये जो standardized tool है जहाँ तक हम extent of surface है, symptom score है, quality of life measurement है, these points जो है ना ये आपको as a clinician support करते हैं that you are going in the correct direction, you are not going in the direction where things are कहते हैं ना कि हवा में हमने तीर चला दिया, नहीं। Supporting evidence to provide कि that we are working over a specific condition. जैसे कि हम केस टेकिंग करते हैं फर्स्ट टाइम पे पेशेंट आता है तो हम दूसरी बार भी उसकी केस टेकिंग करते हैं, तो एवरी टाइम हमारे पास जब पेशेंट आ रहा है तो एक नए सिम्टम को अगर लेके आ रहा है तो उसको भी कंसिडर करेंगे, अगर वो इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे। सी इन द केस ऑफ एवरी डिजीज देयर आर स्टेप लैडर पैटर्न, कभी चीजें स्टेबल हो जाती हैं स्टैंड स्टिल, कभी बहुत अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, कभी अचानक से डाउनफॉल आ जाता है या कभी वापस स्टेबल हो जाता है, तो दिस पैटर्न जो है ना ग्राफिक पैटर्न भी इम्पोर्टेंट होता है।
सो हमने डिटेल फोटोग्राफिक क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन मेजर करा, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो स्कोर्स होते हैं, सरफेस इन्वायरमेंट, इसको देखा। हमने उसमें पोटेंशियल एग्रावेटिंग फैक्टर जैसे कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, इन्फेक्शन है, अल्कोहल कंजप्शन, स्मोकिंग, ओबेसिटी या कोई अदर मेडिकेशन इन बिटवीन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उसने लिए, तो उन सबको भी कंसिडर करता है। सी इफ पेशेंट माय पेशेंट इज हैविंग फीवर इन मिडल ऑफ टाइम, सपोज कि हाँ उसको कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसने फीवर लिया, अगर उसने बेसिक मेडिसिन लिया किसी और प्रैक्टिशनर के कंसिडरेशन पे कोई कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, और उसको उससे एग्रावेशन हो गया, तो आई शुड नो कि इतने पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये रिलैप्स भी हो जाएगा, तो आई वाज फोकस्ड ओवर देयर एज वेल। सो मैंने उसको सबसे पहले जो इनिशियल ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस करा कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, बैलेंस न्यूट्रिशन मेंटेन करो, फिजिकल एक्टिविटी मेंशन करी, मैंने कहा आप उसको मेंटेन करिए, थोड़ा सा स्वेट आएगा, एडिक्वेट हाइड्रेशन करिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करिए, बिकॉज ही वाज अ बिजनेसमैन, उसके लिए अपना कॉस्मेटोलॉजिकल अपीयरेंस, उसका stress because of the money losses, money gaining जो चलता रहता है उसकी वजह से भी था। So I advise him कि this is a part of life, you have to manage that. This will play a game supporting evidence as well. So I have educated the patient regarding chronic relapsing nature of psoriasis because I, as a clinician or as a doctor, should know what is the course of disease. If I don't know the course, मेरे को अगर course of disease पता नहीं होगा, मैं उसको एक साल बाद कह दूँ कि आप ठीक हो गए हैं, patient को फिर relapse आ जाए, तो this will impact my image. So every disease has their specific lifespan, तो मुझे वो सब पता होना चाहिए. So I educate the patient regarding that. In cases of extensive disease, arthritis भी हो सकता है, deterioration है, dermatological condition, interdisciplinary management, सब उसको advise किया गया। See, क्योंकि मैंने initial of the slide mention किया, patient जो था थोड़ा already obese है, और सोराइसिस जो है वो क्रॉनिक डिजीज है, बट इसमें मल्टीपल फैक्टर्स कोमॉर्बिडिटीज इन्वॉल्व होती है। सो आई कंसिडर दैट पेशेंट, मैं उसका लिपिड प्रोफाइल करा के देती थी, दैट वाज ऑलवेज इन द बॉर्डर लाइन रेंज व्हिच वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। सो लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन जो है उसमें एवेल्युएट करा रेमिशन, ड्यूरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, रिलैप्स और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो आउटकम है वो हमने मेंशन करा। सो ओवरऑल वी कैन कंक्लूड दैट homeopathy works over psoriasis very well, but the prescription selection is very much important. So rather than focusing over the traditional one, I started my prescription with the journey of therapeutic intervention. तो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन का मतलब होता है कि सिर्फ एक डिजीज पे फोकस करूं या होम्योपैथी की किसी भी लॉ को लॉस्ट करूं। मेरा थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन का मतलब ये था कि मैंने उसके पूरे पिक्चर को, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट केस टेकिंग था, जब पेशेंट एज अ फ्रेश मेरे पास आया, उसको एक बहुत ब्रीफ कंसिडरेशन किया था। उस कंसिडरेशन के बाद मेरे पास पेशेंट का क्या पिक्चर आया, उसके बेसिस पे मेरा जो फर्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन था क्या ये जस्टिफाइड था। हो सकता है नैट्रम सेल्फ मैं इस पेशेंट में दे रही हूँ, नेक्स्ट पेशेंट में मैं आंख बंद करके कोई प्रीजुडिस होकर के किसी को और दे दूँ, हो सकता है वो काम नहीं करे। सो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। होम्योपैथ होना is not an easy game. Every patient has their own characters. Every patient has their own thought of process. उसको हर तरीके का डायरेक्शन होता है, सबका हो सकता है सोराइसिस का पैटर्न सेम हो, बट जो साथ के फैक्टर्स होते हैं वो सबके अलग होते हैं। सो इन दिस केस टू बी वेरी प्रिकॉशियस, मैंने पेशेंट को हर एक चीज के बारे में, हर एक पर्सपेक्टिव के बारे में बहुत डिटेल मेंशन किया था, दैट यू कैन नॉट टेक एनी form of nicotine during the course of patient. If you have taken, please इसको बंद कर दीजिए। आपने अगर कभी किसी तरीके का कोई भी ये सोचा है कि किसी तरीके का चीजें आप खा रहे हैं which will not suit to your body or it got inflammation और आपको जाता है दिक्कत या आपको कभी history रहा है इसका, so you have to exclude that thing. So if I consider the patient as a whole, तभी मुझे रिजल्ट मिलने का एक्सपेक्टेशन है। अगर मैं पेशेंट को ऐसे ही कंसिडर करूँ लाइक एन एलोपैथ पेशेंट आया, मैंने देखा, उसको मेडिसिन दिया, उसका कभी फॉलोअप नहीं लिया, फॉलोअप लिया तो ठीक है, चेंज कर दिया, सेकेंड विजिट में चेंज कर दिया, विच मैं ऐसा फील करती हूँ कि जो रिसेंट जनरेशन है बहुत पेशेंट्स की थोड़ी कमी आ गई है आजकल बिकॉज ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर टू थिंग्स। तो जो सेकेंड विजिट पे वेट ना करके मल्टीपल टाइम्स पेशेंट के विजिट के साथ साथ मेडिसिन चेंज कर देना, दिस विल वर्क, सो इट वोंट अफेक्ट ओनली। इट इज अ गेम ऑफ पेशेंस
आपको डिजीज समझना पड़ेगा. माई डिजीज बिलोंग्स टू अ वेरी क्रॉनिक नेचर. मैं उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में ये नहीं एडवाइस कर सकती हूँ कि आप कल सुबह उठेंगे एकदम से सब सही हो जाएगा. नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता. मुझे पेशेंट काउंसलिंग क्यों करना नीड है इस केस में? बिकॉज इट इज अ कोर्स. ये 3 महीने 3 साल जितना भी पीरियड होगा, मुझे मेरे पेशेंट के साथ लॉयल रहना पड़ेगा. ये बायो एथिक्स कहा जाता है. अगर मुझे कोई चीज़ पता है एज ए क्लिनिशियन, वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, मैं उसको ये बात बता रही हूँ कि आपको इस बायो मतलब इस पीरियड तक मेरे साथ रहें चाहे ना रहें, इस पीरियड तक ये डिजीज के साथ ये दवाई चलेगी, तो यू हैव टू बी ट्रस्टफुल. एंड इट इज अ वेरी क्लिनिकल, जैसे कहते हैं ना, ये क्लियर रियल मिरर टाइप की पिक्चर मेंटेन हो जाती है कि अगर आप पेशेंट को सच बताते हैं कि आपका डिजीज इतने टाइम तक चलेगा, ही विल नेवर एवर बिट्रे यू. उसको पता है कि डॉक्टर ने इनिशियल फर्स्ट कंसल्टेशन में ही कह दिया है ये चीज आ सकती है, ये चीज को मुझे फेस करना पड़ेगा, डॉक्टर इज अवेलेबल, डॉक्टर इज वेरी ट्रू टू मी एंड माय डिजीज. और सेकंड थर्ड विजिट तक मुझे आराम भी आ रहा है, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रेड इंक्रीज हो रहे हैं, तो पेशेंट विल मेक कि हाँ ठीक है, वी आर इन अ गुड हैंड्स, पेशेंट डॉक्टर इज नरेटिंग एवरीथिंग. सो रादर देन फोकसिंग चीज़ों को फास्ट चेंज करो, फास्ट मूवमेंट पे फोकस करो, हमको चीज़ों को थोड़ा पेशेंटली डील करना चाहिए, हमको डिजीज को समझना चाहिए, और हमें हमारी पैथी की जो इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं विच इज़ मेडिसिन, जो हम पॉइजन भी डील कर रहे हैं, मेटल भी डील कर रहे हैं, इंडोलेंट आइटम्स भी डील कर रहे हैं, तो उन सबको भी लेकर के अपने नॉलेज को एक्सपैंड करते रहना चाहिए. जो रिसेंट रिसर्चेज हो रहे हैं विच इज़ वर्किंग ओवर, देर इज a न्यू टर्म, अगर आप लोगों में से किसी ने सुना हो, तो अब हम होम्योपैथ्स अल्ट्रा डायल्यूशन थेरेपिस्ट कहे जाते हैं. तो अल्ट्रा डायल्यूशन थेरेपिस्ट आर नथिंग, इट बिलोंग्स टू अस. वाई? हमारा जो डायल्यूशन है, इट इज नॉट इन द स्टेट कि हम प्रूव नहीं कर सकते. देयर इज अ एवोकाडो नंबर, हम उसके बाद प्रूव नहीं कर सकते, पर उससे पहले हम एवरीथिंग वी आर ऑन अ वेरी क्लियर थिंग कि हाँ, ये मेडिसिन ये करेगी, ये मेडिसिन ये करेगी, ये मेडिसिन ये करेगी. So we have to be very vigilant for that. See, before jumping over anything, या किसी भी क्लिनिक पे या किसी भी पेशेंट को डील करने से पहले या अपना इकोनॉमिक चीज़ों को देखने से पहले, we should expect a single thing that आप चीज़ों को बेटर वे में डायरेक्ट करिए. पेशेंट जो है वो आप पे ट्रस्ट उतना ही करेगा. सबसे पहले एनहांसिंग द नॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड देन टू द पेशेंट. Right? So we are very less in time today. तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो हम पहले उसको लेते हैं, फिर उसके बाद हम फाइनल फर्दर रिसर्च रिकमेंडेशन पे वर्क करेंगे. सो एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, एनी एक्सप्लेनेशन, एनीथिंग? 19.8. या या डॉक्टर मानसी, आप प्लीज अपना ये स्क्रीन शेयर हटा दीजिए, आई गेस. यस. Okay. So तो can we start with the ओके. doubt session now? Because we are in a very shorter period today. ओके. किसी का कोई डाउट या क्वेरी है जो भी डॉक्टर मानसी ने बताया उसके ऊपर कुछ भी अपना इनपुट या कुछ डाउट या क्वेरी पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं. ओके. डॉक्टर मानसी, you are done with the presentation or you have something else to Yes. share also? Yes, yes, yes. The last we have is the last we have the further recommendation with the recent researches. It's just that focus ओके. over the things which is being researched right now, which is being updated right now. अभी इन दिनों कितना सारा रिसर्च चल रहा है, क्या क्या चल या रहा यहाँ पे एक शायद कोई डाउट हुआ है, डॉक्टर चंदन सिंह. है. Yeah, somebody asked some यस. question. यस डॉक्टर चंदन, आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए. म्यूट अनम्यूट कर लीजिए प्लीज. डॉक्टर चंदन, या अपना क्वेश्चन जो है जो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए. No, actually we can proceed further. So हाँ, वी कैन कंटिन्यू. अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, तो उसको एड्रेस कर दिया जाएगा. हाँ जी. Ji. So for the last takeaway message, thank you for being the very very patient listeners to me as a homeopath. सुनना is the key, समझना is the another aspect. So I would grateful to the firm as well, Dr. Neha, Dr. Shani, being a very very great
supporters to this webinar, and to the listeners who have listened this very patiently, very carefully. So I, Dr. Mansi, it's been very obliged to have you people over the screen. Thank you so much, everybody. So can we conclude, Dr. Neha, now? Yes. uh, Dr. Mansi, जैसे you showed some case evidence based studies here, so can yeah. you guide us about some therapeutics also? Sorry, थेरेप्यूटिक्स See, अबाउट in the सोरियासिस similar जो आप case, जनरली यूज करते हैं, और किस बेसिस पे आप प्रिस्क्रिप्शन सर्च में आपने दिया, दैट यू कैन so in शेयर the ऑल्सो, क्योंकि case, अभी hamaरे पास टाइम बचा है. nice, nice. We'll discuss over it. So, in the case, usually in the therapeutics, we have सॉरी. somebody who's open his mic. किसी का कुछ doubt. Okay, तो यूजुअली हम थेरेपेटिक्स में एक वास्ट नंबर ऑफ रेमेडीज को देखते हैं, जैसे कि आर्सेनिक है, डल्कामेरा है, अपना नाट्रम म्योर है, नाट्रम सल्फ है. हम फोकस करते हैं दी एक्सटर्नल एप्लीकेशन विद दी इंफ्यूजन ऑफ आर्सलेफ, ASV, ASF, and the highest grade, the king of antipsoriatics. We have Sorinum as well. We have Tuja as well. So there are n number of remedies which is going with the therapeutic prescription. But rather than focusing anything or any pick up anything कि जो मन चाहे उठा लो, patient similarity will work more over thing. So if somebody came to you, आपका first prescription नहीं बन पा रहा है, आपको ऐसे ऐसे selection करना है, so you can go with Natrum group. As a group differentiation, it works over very well. Second, you can go with the Sorainum because it has the very good affinity over the skin. Arnica won't work in this case very beautifully, but somebody I have seen that they have given Arnica as well in the very lower potencies, lower than 30s, like 60 and 30, because these potencies will enhance the proliferation. So during this course of treatment, I have advised patient to apply calendula as well. C1, in the case that he got very flare up because of the humidity, he didn't manage to take proper hygiene maintenance because of the high damp nature we are sitting in this city. तो उनको क्या हुआ था कि थोड़ा सा ऐसा मतलब इरिटेशन हो गया था, उन्होंने स्क्रैच आउट किया, थोड़ा ब्लड आ गया, ही गॉट वेरी पैनिकेट, फर्स्ट आ चुका है, दिक्कत आ रही है, क्या करें, ऑल्दो वो ब्लडी था. क्योंकि वो स्केलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, एज माई पेशेंट हैज डैम्प एग्रावेशन. तो वी आई एडवाइज him to go with calendula. I advise him with direct spraying with the distilled water. So the administration of remedy externally is also work in these cases. So we have a good group of remedies as well. So I can go with Thuja as well. It works over skin, with the overgrowth and scaling as well. So if before going therapeutic, you have to select. If you have to maintain a short prescription or the acute prescription, you have to focus कि आपको पेशेंट में ठीक क्या करना है या आपको पेशेंट में देखना क्या है. अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट को हमें सबसे पहले रिलीफ देना है इन द इचिंग, तो हमको फिर उस ग्रुप ऑफ सेक्शन पे डील करना पड़ेगा, लाइक आर्सेनिक है, सल्फर है, सोराइसिस है, ठीक है. और ये इचिंग इसमें क्यों हो रही है, इसका रीजन हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा. सी सोराइसिस का प्रेजेंटिंग कंप्लेन इचिंग नहीं होता है, इचिंग इज द सुपर हेटेड इन्फेक्शन. स्किन जो है सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट आती है, एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट आती है, बहुत बैक्टीरिया घूम रहे हैं, डैम्प हो, नॉर्मल हो, ड्राई हो. हम राजस्थान में रहते हैं तो वी हैव वेरी एक्सट्रीम ड्राई केसेस, ड्राई ह्यूमिड स्टेट 40 to 43 डिग्री सेल्सियस. तो हमारे पास मॉइस्चर ही नहीं है, मॉइस्चर भी नहीं है, बैक्टीरिया भी अवेलेबल है, तो ये सुपर हीटेड चीजें हैं ना, ये ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं. तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा दैट क्या हम इचिंग का रीजन जस्टिफाई कर पाए पेशेंट में, उसके बाद हम सिलेक्शन ऑफ रेमेडी पे फोकस करेंगे. सो अ ग्रेट होम्योपैथिस्ट ऑलवेज हु लिसन्स वेरी ब्यूटीफुली. अपना इंटरप्शन मत करें, पहले पेशेंट को बोलने दीजिए, उसको इचिंग हो रही है, वो परेशान है, उसका बीपी बढ़ रहा है, वो जो भी बोल रहा है एक बार सुन लीजिए उसको, क्योंकि उसी के पास इन सारी चीजों का जोड़ है, उसी के पास सारी चीजें मिलेंगी, हमको वहीं से एक्सट्रैक्ट करनी है. सो रादर देन गोइंग और जंपिंग एनी सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, और हम उन डॉक्टर ने ये दिया था हम दे देते, इससे थोड़ा बचेगा. अपना रेमेडी आपका पेशेंट अलग होगा, हमारा पेशेंट अलग. एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हाउ नैट्रम सेल्फ वर्क. हम ये नहीं कह रहे कि आप नैट्रम सेल्फ ही ट्राई करो, बट हम बता रहे कि हाउ नैट्रम सेल्फ वर्क. ओके, सो ये जो चीजें हैं ये ऐसे वर्क करती हैं.
सो अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्किन का केस देखना है या सोराइसिस में ही मुझे इचिंग रिड्यूस करनी है, तो आई वुड गो फॉर सोराइनम, आई वुड गो फॉर सल्फर, आई वुड गो फॉर कैलकेरिया एज वेल. But it depends what stage patient visit to me and what the interaction, what kind of reaction I want from the patient. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. So anything else can we go with this? डॉक्टर नेहा, कुछ और हम प्रोसीड करें या इसको भी कंक्लूड कर सकते हैं, या किसी का कोई डाउट हो? डॉक्टर चंदन का कोई डाउट था, हाँ, चैट बॉक्स में आया हो? नहीं, अभी कोई डाउट ऐसा कुछ यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा है। आप जो भी कुछ और शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शो। ओके. सो हम जब लास्ट डिस्कशन कर रहे थे, दैट वाज दी अल्ट्रा डायल्यूशन. तो माय लास्ट टेक अवे होम मैसेज इज कि अल्ट्रा डायल्यूशन, वी आर नाउ इन द जनरेशन ऑफ अल्ट्रा डायल्यूशन. डॉक्टर स्नेहल, तो वी आर द जनरेशन ऑफ द डॉक्टर. आजकल नए टर्मिनोलॉजी, जैसे कहते हैं ना कि आजकल हम जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं. सो वी आर द डॉक्टर्स ऑफ अल्ट्राडाइल्यूशन, वी आर द मास्टर्स ऑफ मॉलिक्यूलर थेरेपीज. सी, whether it is homeopath, whether it is allopathy, whether it is ayurvedacharya, everybody wants a single thing, patient ठीक होना चाहिए. It will boost the इकोनॉमी ऑफ द नेशन, क्योंकि एक हेल्दी मैन ही एक नेशन का डेवलपमेंट क्रिएट कर सकता है. सो रादर देन हम इस पे फोकस करें कि उनके पास क्या और हमारे पास क्या नहीं, हम इस पे फोकस करें कि हमारे पास कितना अच्छा मेरिकल चीजें हैं. तो वी हैव अ मेरिकल और एन नंबर ऑफ रेमेडीज आते हैं. हो सकता है कि आप नेट्रम सर्फ यूज करें, आपको उससे भी अच्छे रिजल्ट आए. आप नेट्रम म्योर यूज करें, आपको उससे भी अच्छे रिजल्ट आए. बट दी सिलेक्शन ऑफ पोटेंसी इज द की. Right now, the things are working around 6C, 3Cs, 30s, 1M, 10M. So we have the potencies which work over very beautiful things. So, जैसे कि I had a case which similarly psoriasis. Same the patient, इसी patient का बेटा था, उनको scalp psoriasis था. So being a prodigious observer, I said कि family history है, but natum सब देख के देखते हैं. वो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आया. वो पेशेंट का बेटा जो था वो उस समय ही वॉज इन 12th क्लास, उसके लिए वो कॉस्मेटिक वैल्यू, हेयर फॉल हो रहा था, वो सब मेंटेन करना बहुत जरूरी था. सो आई मेड अ मिस्टेक, आई गेट टू लर्न कि नहीं, सब पे नेटवर्क सेल्फ काम नहीं करेगी. सो आई टेक इट ब्रीफ हिस्ट्री, आई डिस्कस दिस थिंग विद द पेशेंट, द चाइल्ड, कि आपको एक कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है. सो देयर इज अ हिस्ट्री, आई फाउंड दैट उसको क्या है कि बालों में थोड़ा सा स्टिकी सा फ्लूइड निकलता था, वो जाके चिपक जाते थे, बाल इतने मैटिंग हो गए थे कि फादर ने बाल कटा दिए, उसके बाद से ये चीज एकदम से शूट अप कर गई. सो देयर इज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ पॉजिटिव. आई गॉट अ सिंगल सिम्टम, देयर इज अ स्टिकी डिस्चार्ज, नॉट दी ड्राइनेस, फ्लेकी नहीं है. आई गॉट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि पेशेंट के जो बाल थे वो मैटेड हो जाते थे, कोई एक्स्ट्रा लाइस नहीं था, कोई एक्स्ट्रा सुपरेटेड इन्फेक्शन नहीं था. So I go for Vinca minor for that. So Vinca minor give me a result that nobody can expect. Patient got relieved in very short duration of time. He has no complaints after that. Patient के बाल healthy होने लग गए थे, उसके बाद उसको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. Now he is getting married with good beautiful cosmetic features. So rather than doing my mistake which I have done in one thing, like कि ठीक है थोड़ा सा इजी हो जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटिंग करते हैं. सो एक्सपेरिमेंटिंग इज गुड बट नॉट इन माई डायरेक्शन. एक्सपेरिमेंटिंग शुड बी इन अ वे कि पेशेंट हैम्पर नहीं होना चाहिए. एक्सपेरिमेंटिंग इन द वे कि पेशेंट को कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. सो दिस वॉज ऑल. क्या किसी और को कोई डाउट या कुछ और पॉइंट बताना है, या क्या कोई और मुझे कुछ डायरेक्ट करना चाहता है दैट वी कैन डायरेक्ट, कि हम इस केस को ऐसे देख सकते थे, या कोई अपना कुछ पॉइंट रेज करना चाहता है, किसी को कुछ पूछना हो रिगार्डिंग रिसर्चेस फॉर द थिंग्स, अल्ट्रा डाइल्यूशंस, मॉलिक्यूलर पैथीज, सो वी कैन टेक द सेशन फॉर नाउ. किसी का कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी या कोई इनपुट है, प्लीज यहाँ पे डॉक्टर मानसी के साथ शेयर कर सकते हैं. आई गेस आज कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के, मे बी बिकॉज प्रेजेंटेशन जल्दी थोड़ा रैप अप हो गया. इट्स ओके. बट यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सोरियासिस में वी नीड टू कीप पेशेंस, क्योंकि मोस्टली रिकरेंट बहुत होता है. रिकरेंस जो होती है
वो उस चीज को टैकल करना इट्स अ चैलेंज फॉर अस। हमें कई बार सिमिलिमम जैसे मिल जाता है, और मुझे लगता है एक सिमिलिमम कई बार नहीं होता, वी हैव अ पैटर्न ऑफ सिमिलिमम्स, मतलब थोड़े टाइम एक पैटर्न की पैटर्न मेडिसिन चलती ऑफ है। यस। एंड दैट देन इट स्टॉप्स वर्किंग, और उसके बाद हम अगर उसका हम एंटी मियास्मेटिक या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई ढूंढ पाए, वो उसको एक्ट करता है और उसको काफी हद तक ठीक कर देता है। लेकिन मैंने जो अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में सोरियासिस के केसेस देखे हैं, वो टर्न बैक जरूर करते हैं। इवन आफ्टर 2 और 3 years ऑफ मेडिसिन दे ऑलवेज कम बैक। तो वहां पे आपको फिर से मेडिसिन रिव्यू करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। जो प्रेजेंटिंग सिम्टम है, हमें उसके ऊपर एक मायराड ऑफ रेमेडीज देनी होती है। आई वुड से कि उसमें हम सिंगल मेडिसिन से ये नहीं कहेंगे। ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो तो एक्ट करती है, लेकिन एट टाइम्स वी नीड टू हैव अ, मतलब एक पैटर्न पे हमें चलना पड़ता है, जहाँ पे एक सिंगल मेडिसिन कोई काम करती है, फिर उसके बाद दूसरी मेडिसिन काम करती है। जैसे मोस्टली केसेस में कई बार ड्राइनेस सुपर इम्पोज होती है, तो वहां पे भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ रेमेडीज है, जैसे पेट्रोलियम है या हाइड्रोकोटाइल है, दैट एक्ट्स मोर। जहाँ पे स्केलिंग ज्यादा है, वहां पे डिफरेंट ग्रुप ऑफ रेमेडीज एक्ट करती हैं। और जहाँ पे स्लफिंग और स्किन ज्यादा है, या जो पैचेस आ रहे हैं उसमें जाता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम अलग अलग ग्रुप ऑफ रेमेडीज यूज करते हैं। सी ये मेरा एक्सपीरियंस है। एवरीबडी कैन डिफर एग्जैक्टली। ऑब्वियसली। यस। या वो क्या होता है कि हम पेशेंट को जितना सुन के जितना समझ के अपना सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन को वास्ट करते जाएंगे, ये हमारे फर्दर केसेस के लिए काम आएगा। अगर हम सोचेंगे पेशेंट सिर्फ एक दवाई, एक मेडिसिन, यस। सिमिलम कैन चेंज। यू आर वेरी राइट एट दैट टाइम कि एवरी टाइम। और इसका रीजन ये भी है कि हम जब पेशेंट को लेते हैं, व्हेन वी टेक अप द फॉलो अप, तो हर टाइम हमारा एक सिंपल रूल है कि हर टाइम हमें पेशेंट को एज ए न्यू ट्रीट करना पड़ता है। तो इफ आई एम ट्रीटिंग एज ए पेशेंट एज ए न्यू, तो मुझे हर बार उसका एक डिटेल्ड फॉलो अप होना चाहिए, केस चेकिंग होना चाहिए। यस। तो आई कैन चेंज माई सिमिलम एट दैट टाइम। इट इज नॉट कि बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको सिमिलम एक पे फिक्स रह जाना है, फिर उसको देते रहो, पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी देते रहो। So, it can relapse. So the patience is the key, and selection of remedy depends upon the knowledge of the doctor. So we have to be very very, कहते हैं ना, विजिलेंट। हमें तो बहुत ज्यादा विजिलेंट होना पड़ता है कि हम छोटी चीजों को इग्नोर कर दें, वो हमें ही हैम्पर करेंगे। यस। तो इसके एंड लिए जनरली आप पोटेंसी कौन सी यूज करते हैं, डॉक्टर see मानसी? where I started with 200, but I go with this patient. I have gone with 10 m. Last I have tried 10 m. So ओके। usually क्या होता है कि मतलब जब मेरे को लास्ट केस पे, लास्ट स्टेज पे जब पेशेंट ऑलमोस्ट ठीक हो गया, तो वो डोज के वेट करना है, तो आई ट्राइड 10 m विद दिस पेशेंट एज वेल। ओके। So, depending upon the case, like if I have to deal with some lifestyle disorders, like मेरे पास patient आ रहा है, इसका triglyceride बहुत raise है, मुझे उस पर work कम करना है। अब I cannot wait over this because I have a 3 month period deadline. So I have to give result, I have to maintain the health of the patient, and I have to maintain the health of the heart as well. तो उस पीरियड लाइन को सोचते हुए मुझे थिंग्स और मदर थिंग्स एज वेल, like I have worked over critical, trigeminal, arjunia, infotainment. So these remedies will work over specific aspects of the patient, like कोई triglyceride काम कर रहा है, LDL पे कर रहा है, कोई heart beat को पास कर रहा है, लो कर रहा है, लो बीपी को मैनेज कर रहा है। So या आई गेस डिस्कनेक्ट हो गया है यहाँ पे डॉक्टर मानसी। yeah, या। yeah, might be यस। something happened. यस। So I have worked over these things as well. So मेरा जो clinical arena है, इसमें मैं specific work on करती हूँ, that I first of all I focus over what I have to treat and then what I have to treat. So that is the thing. So anybody would like to share their experience as well? और किसी का कोई इनपुट या क्वेश्चन यहाँ पे हो, कोई अपना एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सोरियासिस को लेके, वो शेयर कर सकता है। सी देर आर सर्टेन थिंग्स। क्या होता है कि हम हेजिटेट अगर कर जा रहे हैं पेशेंट का रेमेडी सिलेक्शन के लिए, तो इट विल हैम्पर अस ओनली। सो सर्टेनली क्या होता है ना कि पेशेंट आता है फ्लेयर अप के साथ, आप समझते हैं हम्म। कि डिजीज एग्रावेशन है या कुछ और चीज है। सो यू हैव टू बी वेरी, कहते हैं ना कि आपको कीन ऑब्जर्वर होना पड़ेगा कि क्या ये आपका मेडिसिन का फ्लेयर अप है, आपका डिजीज का फ्लेयर अप है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि ये सुपर एडेड हो गया है, लाइक सोराइसिस ओपन स्केल लीजन है, सुपर एडेड इन्फेक्शन होना तो ईजी है, जितना हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जस्टिफाई करो कि डिजीज समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं।
तो द फर्स्ट थिंग सबसे पहले डिजीज को समझें, उसके बाद हम पूछते हैं कि चीजें कहाँ किस डायरेक्शन में जा रही हैं, वो डायरेक्शन टू कैच दैट थिंग इज वेरी राइट और नो। क्या था कि जब होम्योपैथी का डेवलपमेंट हुआ उस टाइम पे ये। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर, इट इज ऑडिबल नाउ? आई जस्ट म्यूटेड द माइक बिकॉज यू वर सेइंग समथिंग। आप कुछ कह रहे थे फिर मैंने माइक। या डॉक्टर चंदन सिंह, आप हेलो जी अपना कुछ सर, अभी क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे? मैम, हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल। इज दैट डॉक्टर ऑडिबल मानसी अभी टू तो टॉक मी ऑडिबल नाउ? है। यस। There might be some network issue you are facing. डॉक्टर चंदन। Yeah, it is better. यस यस। Yeah. So every clinician has their own experience, सबके अपने experience का development है, but यस वो क्या है ना कि उसको हम जिस era में जी रहे हैं, जिस era में हमको चाहिए कि that evidence based must, तो उसको prove करने के लिए हमें उन tools को accompany करना पड़ेगा. So then सो ये आज का डॉक्टर मानसी का प्रेजेंटेशन था सोरियासिस पे। अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया है। उन्होंने प्रैक्टिकल टिप्स बताए किस तरह से हमें सोरियासिस का केस टेकिंग करना चाहिए और किस तरह से Hello. उन्होंने नेट। हेलो। Ma'am, I think there is some network issue, so यस यस it यस might be reconnecting or something. यस। या कुछ नेटवर्क इशू शायद मेरे एंड से नहीं है और कुछ मीटिंग एंड से आ रही है, बार बार रिकनेक्ट हो रहा है guess. हाँ जी। तो डॉक्टर मानसी ने जैसे कि केस बेस्ड एविडेंस बेस्ड एक केस दिखाया नैट्रम सल्फ के साथ, और उन्होंने जो पिक्चर्स शो करी थी कि किस तरह से इवेंचुअली विद द सिमिलिमम सोरियासिस के केस हम ठीक कर सकते हैं, और किस तरह से ऑब्वियसली हमें कीन ऑब्जर्वर बनना पड़ता है। डिफरेंट अप्रोचेस रखनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द केस, टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे, और उसी से हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि बताया कि टाइम लगता है, क्योंकि सोराइसिस इज अ वेरी डीप रूटेड एंड डीप सीटेड डिजीज, और पोटेंसी सिलेक्शन भी हमारा डिपेंडिंग अपॉन द केस होता है। हायर पोटेंसी भी हम जाते हैं और लो पोटेंसी से भी हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इट वाज अ वंडरफुल सेशन विद डॉक्टर मानसी। आई होप कि इस तरह से और भी सेशन लेके आए और केसेस, हाँ, हमारे साथ डॉक्टर मानसी शेयर करेंगी आगे भी आई पेज फोरम पे। सो थैंक यू मानसी, डॉक्टर मानसी। Definitely, definitely, यस। Dr. Priya. क्योंकि Thank you. थोड़ा वही नेटवर्क इशू आ रहा है बीच में, अभी भी आवाज कट रही है। सो ऑलमोस्ट टाइम इज ओवर फॉर हिंदी सेशन। Uh, थैंक यू एवरीवन, सबको बहुत बहुत डॉक्टर धन्यवाद। मानसी। यस। हेलो। हेलो। हाँ hello. हाँ हाँ। जी, राम प्रभाष शाह डॉक्टर सर जी, मानसी। जल्दी से थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर अब इंग्लिश मानसी सेशन जी का का टाइम हो रहा है। बहुत अच्छा रहा केस, बहुत हाँ बढ़िया। जी। लेकिन एक टिप्स है, सोरेसिस के केस में डॉक्टर को भी पेशेंस रखना होता है और रोगी को भी पेशेंस रखना होता है। सिंगल डोज या जो Definitely. भी हम जो है इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका कारण बैकग्राउंड ऑफ जो है मियाजमेटिक होता है। वेरी वेरी थैंक्स डॉक्टर मानसी। बहुत अच्छा नेटम सल्फ का बताए एवरीथिंग। थैंक यू। ओके। सो तो हिंदी सेशन का टाइम ओवर हो गया है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश को।